हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे चैनल टॉपर्स वे क्लास 10 पर। तो आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि केमिस्ट्री सेक्शन के होंगे। क्योंकि जो यूपी बोर्ड का जो परीक्षा पैटर्न है वो बदल चुका है, जिसका वीडियो मैंने कल बना दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिएगा। उसमें मैंने बताया था कि कैसे कैसे क्वेश्चन के फ्रेम करने का तरीका अब थोड़ा बदल चुका है, और उसके हिसाब से किस तरीके से अब पढ़ाई करनी है ताकि अच्छा एक स्कोर कर सके। तो जैसे हमने केमिस्ट्री सेक्शन में बताया था कि केमिस्ट्री सेक्शन में 4 नंबर वाले 2 प्रश्न आएंगे। बहुविकल्पी को स्किप कर बता रहे हैं, बहुविकल्पी तो भी आते हैं। उसके बाद 4 नंबर के 2 प्रश्न, जिसमें से एक प्रश्न रिएक्शन बेस होगा ना, मतलब उसमें तत्व और यौगिक पहचानने वाला होगा। तो मैंने बोला था कि वो क्वेश्चन हम कराएंगे, क्योंकि वैसे क्वेश्चन को फ्रेम करना पड़ रहा है पहले। फिर उसके बाद 2 4 नंबर के क्वेश्चन, तो एक तो तत्व एवं यौगिक पहचानने वाला, एक कुछ भी पूछ सकता है, उसको 2 नंबर में पूछ सकता है। 4 नंबर का एक क्वेश्चन भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। रिएक्शन, बैलेंसिंग, मतलब केमिस्ट्री का क्वेश्चन ही पूछेगा। और 6 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा जिसमें कुछ भी पूछ सकता है, उसमें भी मतलब टिप्पणी। उसमें ज्यादातर जो 6 नंबर वाले क्वेश्चन है उसमें ज्यादातर क्वेश्चन टिप्पणी लिखने वाले, बैलेंसिंग वाले, किसी के निर्माण विधि, उपयोग, ये सब लिखा दिया है, पूछता है। तो आज हम उसी में टिप्पणी वाले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री में जो है टिप्पणी वाले क्वेश्चन सबसे अधिक पूछे जाते हैं। ये 4 नंबर वाले में पूछे जाते हैं। 4 नंबर में 2 ठो दे दिया, 2 नंबर का। 6 नंबर में 3 ठो दे दिया। तो टिप्पणी वाले क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये किसी भी फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। ना कि टिप्पणी लिखवाए तो टिप्पणी फॉर्म में पूछेगा तभी लिखेंगे। पूछेगा कि उदासीनीकरण अभिक्रिया को उदाहरण से ही समझाइए। 4 नंबर वाले में 2 सेक्शन बना दिया, तो किसी भी फॉर्मेट में पूछ जा सकता है। इसीलिए मैंने टिप्पणी वाला क्वेश्चन लिखा है, ये जिस फॉर्म में पूछे वो कवर हो जाएगा। तो जिसमें पहला हम लोग डिस्कस करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या डिस्कस करेंगे पहला आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं? पहला कौन सा है आज? पहला है उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया को डिस्कस करेंगे। अगर आपको आता नहीं तो ध्यान से सुनिएगा, याद भी करा देंगे क्लास में ही। जैसे उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, तो उदासीनीकरण के जैसे हमने पढ़ाया था, इसमें कौन भाग लेता है? अम्ल एवं क्षार। उदासीनीकरण अभिक्रिया में कौन से चीज भाग लेते हैं? तो अम्ल एवं क्षार। अम्ल एवं क्षार क्रिया करते हैं तो क्या बनता है? लवण प्लस जल। तो क्या बोलेंगे? वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल एवं क्षार अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया करते हैं। साथ साथ बोलिए कि वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल एवं क्षार परस्पर अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। क्या बोले हैं? लिखेंगे कि वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल एवं क्षार परस्पर क्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। क्या बोले परिभाषा उदासीनीकरण अभिक्रिया की? वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल एवं क्षार परस्पर क्रिया करके
लवण तथा जल का निर्माण करते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। बस एकदम इतना ही परिभाषा है। अब उसका एग्जाम्पल जानेंगे क्या होगा। हम इसमें क्या बताएं, जैसे जनरल फॉर्म लिख रहे हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया का, तो इसमें क्या हम बताएं कि अम्ल होगा और क्षार होगा, ये दोनों क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, लवण बनेगा प्लस लवण बनेगा जल बनेगा, मतलब अम्ल रहेगा प्लस क्षार रहेगा, क्रिया कर कर क्या बनेगा, लवण प्लस जल। तो उसे क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। जैसे फेमस एग्जांपल लिख रहे हैं, जैसे एक अम्ल है HCl प्लस क्षार है मान लीजिए NaOH। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया को कभी याद नहीं किया जाता है, क्या बनेगा, इसका आयन, जैसे प्लस वाला आयन माइनस से जुड़ता है, आयन एक्सचेंज बोलते हैं ना, प्लस वाला माइनस से जुड़ता है, माइनस वाला प्लस से जुड़ जाएगा, जो यौगिक बनेगा वही होगा। मतलब आयनों के आदान प्रदान, जैसे द्विविस्थापन अभिक्रिया पढ़ते हैं ना, उसी प्रकार से उदासीनीकरण अभिक्रिया एकदम होती है। जैसे H पे क्या होता है, सिंगल प्लस, Cl पे सिंगल माइनस, Na पे सिंगल प्लस, OH पे सिंगल माइनस। मतलब किसी यौगिक में जितना प्लस रहता है उतना ही माइनस होता है, क्योंकि विद्युत उदासीन होना चाहिए। तो इसका प्लस, ये तो माइनस से ऑलरेडी जुड़ा है, तो इसका प्लस इसके माइनस से, अगर एक प्लस एक माइनस रहता है तो आराम से जुड़ जाता है, कोई 2 3 ये सब नहीं लगाना होता है। देखो Na पे सिंगल प्लस, Cl पे सिंगल माइनस, आराम से जुड़ जाएगा, NaCl क्या बन जाएगा, NaCl। और बाकी क्या बचा, यहाँ का H प्लस वाला, यहाँ का OH माइनस, तो H2O क्या बन गया, तो हो गया लवण क्या है, NaCl बना, H2O जल बन गया। जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, हम लोग, जैसे H2SO4 ले रहे हैं ना, क्या ले रहे हैं, H2SO4 क्या है, अम्ल है। क्षार क्या ले रहे हैं, KOH, दूसरा क्षार ले रहे हैं ना। तो अब इसका क्या बनाएंगे, याद नहीं करना है। H पे क्या होता है, सिंगल प्लस ना, देखो दो H2 है तो दो, एक पे एक H पे सिंगल प्लस, तो 2H पे कितना हो गया, डबल प्लस, तो H पे पूरा कितना हो गया, डबल प्लस। SO4 पे कितना होता है, डबल माइनस। H पे कितना होता है, सिंगल प्लस, OH पे सिंगल माइनस। तो अब देखो कैसे जोड़ेगा, इसका प्लस इसके माइनस से, लेकिन यहाँ एक प्लस, यहाँ के SO4 पे डबल माइनस, तो K पे भी डबल प्लस करना पड़ेगा। K को डबल प्लस करने के लिए क्या लिखेंगे, K2 लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे, K2, फिर SO4। अब देखो इस पे डबल माइनस, इस पे दो प्लस हो गया, एक K पे सिंगल प्लस, तो 2K पे डबल प्लस हो गया आराम से। अब क्या बचा, यहाँ का H2, यहाँ का OH, तो अब मिलेगा H2O। अब फिर बाकी बैलेंस कर दो, देखो बैलेंस कैसे किया जाएगा, 2K है, पहले पोटेशियम को बैलेंस करो, यहाँ पर 2 पोटेशियम तो यहाँ 2 पोटेशियम लगा दो। अब देखो केवल जल को बैलेंस करना है, ए वाला तो SO4 यहाँ हो गया, जल के अणु कितने हैं, 2, सॉरी ऑक्सीजन के अणु 2 ऑक्सीजन, यहाँ कितना है, 1 ऑक्सीजन, तो यहाँ 2 लगा देंगे। इसीलिए K2SO4 बनता है, क्योंकि K पे सिंगल प्लस होता है, SO4 पे डबल माइनस, इसीलिए K2 लिखते हैं तो K पे भी डबल प्लस हो जाता है और SO4 पे डबल माइनस। तो ये हो गया उदासीनीकरण अभिक्रिया, मतलब वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल एवं क्षार परस्पर अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल यही है, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, मैंने बता दिया समझाने के लिए 2 ना। तो पहला उदासीनीकरण अभिक्रिया हम लोग का क्लियर हो गया, मतलब फर्स्ट वाला कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड वाला। सेकेंड वाला क्या है, अपचयन। अपचयन ना, सेकेंड वाला क्या है, अपचयन। तो अपचयन क्या होता है उसको जानते हैं। तो जैसे थोड़ा हम अपचयन के पहले ऑक्सीकरण बता रहे हैं, तो अपचयन ज्यादा समझा। तो अपचयन क्या होता है कि जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग होता है ना, जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का ह्रास होता है तो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। ऑक्सीकरण का जस्ट उल्टा क्या है, अपचयन। अपचयन में क्या होता है,
हाइड्रोजन का योग होगा, ऑक्सीजन का ह्रास होगा। तो क्या लिखेंगे, वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग तथा अथवा ऑक्सीजन का ह्रास होता है उसे अपचयन कहते हैं। क्या लिखेंगे, लिखेंगे वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग, क्या लिखेंगे, वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग अथवा ऑक्सीजन का ह्रास होता है, ऑक्सीजन का ह्रास होता है, ह्रास होता है, उसे अपचयन कहते हैं। क्या बोले हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग अथवा ऑक्सीजन का ह्रास होता है उसे अपचयन कहते हैं। इसका जस्ट उल्टा होता है ऑक्सीकरण, कि वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का ह्रास होता है उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अपचयन की बहुत सारी परिभाषा होती है। जैसे ऑक्सीकरण की परिभाषा एक होती है कि वह अभिक्रिया जिसमें वह जब अग्र अभिक्रिया से पश्च अभिक्रिया में जाने पर प्लस का मान बढ़ता है तो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। अपचयन का क्या कहेंगे, वह अभिक्रिया मतलब जब अग्र अभिक्रिया से पश्च अभिक्रिया में जाने पर प्लस का मान घटता है या माइनस का मान बढ़ता है तो उसे क्या बोलते हैं, उसे कहते हैं अपचयन। तो बेस्ट परिभाषा यह है कि वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग अथवा ऑक्सीजन का ह्रास होता है उसे क्या कहते हैं, अपचयन। अपचयन को हमेशा रिएक्शन में नीचे से दर्शाते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, कि ZnO जिंक ऑक्साइड है प्लस H2 से क्रिया किया तो क्या बना, Zn प्लस H2O ना, कि ZnO है H2 से क्रिया किया Zn प्लस H2 बना। तो देखो जिंक में क्या ऑक्सीजन घटा, मतलब ऑक्सीजन का ह्रास हुआ, तो इसमें क्या हुआ, अपचयन। अपचयन को इसे लिखेंगे अपचयन। देखो हाइड्रोजन का योग तो नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन में से तो ऑक्सीजन जुड़ा तो हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हुआ, लेकिन क्या है, हाइड्रोजन का योग हो अथवा ऑक्सीजन का ह्रास हो, लेकिन इसमें ऑक्सीजन का ह्रास हुआ, ZnO से Zn बना, तो इसमें से O का कमी हुई, ह्रास मतलब कमी हुई, तो Zn का क्या हुआ, अपचयन। Zn का क्या हुआ, अपचयन। तो अपचयन को हमेशा कहां से दर्शाते हैं, रिएक्शन के नीचे से। जैसे Zn ऐसे, अगर ऑक्सीकरण इसका हुआ है ऑक्सीकरण तो इसको ऐसे दर्शाएंगे, ऊपर से हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हुआ है ना, तो ये हो गया अपचयन अभिक्रिया। कि वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग अथवा ऑक्सीजन का ह्रास होता है उसे क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। एग्जाम्पल मैंने कर दिया। अपचयन को हमेशा रिएक्शन के नीचे से दर्शाते हैं तीर द्वारा ना, तो हो गया अपचयन अभिक्रिया। जैसे हम लोग का दूसरा अपचयन कंप्लीट होगा, तो मतलब दूसरा कंप्लीट होगा। बोलो तीसरे पे चलते हैं। तीसरा क्या है, सजातीय श्रेणी, जो कि बहुत बार पूछा जाता है। और तो सजातीय श्रेणी क्या होती है, जैसे हम लोग कार्बन एवं उसके यौगिक चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग पढ़ते हैं श्रेणी, जैसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। इसमें एल्केन में एन लगता है, एल्काइन में आइन, एल्कीन में इन लगता है ना, एन इन आइन। तो जब मतलब IUPAC पढ़ाएंगे तो बहुत ज्यादा हम अच्छे से पढ़ाएंगे, एकदम क्लियर हो जाएगा एकदम। तो सजातीय श्रेणी उसी से रिलेटेड होती है ना, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, कोई भी श्रेणी होती है। तो इसमें क्या होता है, सजातीय श्रेणी मतलब समान अंतर होता है ना, सजाति मतलब समान अंतर या
जब कोई श्रेणी होती है तो कोई यौगिक समान श्रेणी के उसमें होते हैं। तो इसकी एग्जैक्ट परिभाषा क्या होती है, इसको बोलेंगे वह श्रेणी जिसमें सिंगल बंध CH2 का अंतर पाया जाता है। क्या बोले हैं कि वह श्रेणी जिसमें सिंगल बंध CH2 का अंतर पाया जाता है उसे सजातीय श्रेणी कहते हैं। क्या लिखेंगे, और एक और परिभाषा बताएंगे, वो भी जान लीजिएगा। क्या बोले हैं कि वह श्रेणी जिसमें सिंगल बंध CH2, मतलब सिंगल बंध ऐसे लिखेंगे, CH2 ऐसे, सिंगल बंध CH2 का, वह श्रेणी जिसमें सिंगल बंध CH2 का अंतर पाया जाता है, अंतर पाया जाता है, उसे सजातीय श्रेणी कहते हैं, उसे सजातीय श्रेणी कहते हैं। क्या बोले हैं कि वह श्रेणी जिसमें सिंगल बंध CH2 का अंतर पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, सजातीय श्रेणी। इसकी एक और परिभाषा कह सकते हैं, जैसे CH2 लिखा है ना, CH2, अब इसका परमाणु भार अगर निकालेंगे तो C का परमाणु भार सबको पता है 12, परमाणु क्रमांक 6, परमाणु भार 12, ऑक्सीजन का परमाणु भार भी 1, परमाणु क्रमांक भी 1, तो 2 ऑक्सीजन है तो 2 गुणे 1, 12 प्लस 2 तो 14, मतलब परमाणु भार 14। तो ऐसे भी कह सकते हैं कि वह श्रेणी जिसमें परमाणु भार 14 मतलब CH2 का अंतर पाया जाता है उसे सजातीय श्रेणी कहते हैं। लेकिन यह परिभाषा अच्छा है कि वह श्रेणी जिसमें सिंगल बंध CH2 का अंतर पाया जाता है उसे सजातीय श्रेणी कहते हैं। तो अब हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं सजातीय श्रेणी में क्या होता है। जैसे हम लोग पढ़े होंगे आप लोग जानते होंगे, तो एल्केन श्रेणी ना, एल्केन श्रेणी, एल्केन श्रेणी, एल्कीन श्रेणी, एल्काइन श्रेणी। देखो एल्केन का सूत्र क्या होता है जानते होंगे, CnH2n+2, तो उसमें n का मान 1 रखते हैं तो पहला तत्व क्या निकल कर आता है, मेथेन CH4। एल्कीन श्रेणी का पहला तत्व एथीन आता है ना, इसका सूत्र होता है C2H2n ना। फिर एल्काइन का पहला आता है C2H2, इसका सूत्र होता है CnH2n-2, जब n बराबर 1 रखेंगे। अब सजातीय श्रेणी कैसे बनाएंगे, हम बोले हैं हमको पहला तत्व तो पता होना चाहिए ना, पहला तत्व पता होगा एल्केन श्रेणी का CH4 जिसे मेथेन बोलते हैं, तो वह श्रेणी जिसमें CH2 का अंतर पाया जाता है। तो अब इसमें हम CH2 जोड़ते जाएंगे, जब इसमें CH2 जोड़ेंगे तो C1 है तो C2 हो जाएगा, H4 है, दो ठो हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो H6 हो गया। देखो इसमें CH2 जोड़े ना, जब इसमें CH2 जोड़ेंगे तो C3 हो जाएगा, H8 हो जाएगा, जब इसमें CH2 जोड़ेंगे तो C4H10 हो जाएगा ना। तो ऐसे ही चलता जाएगा ना, जब लिखते हैं तो हम लोग इत्यादि लिख सकते हैं। जैसे एक क्या है, इसको बोलते हैं मेथेन, इसको एथेन, इसको प्रोपेन, इसको ब्यूटेन ना, ऐसे। जैसे एक क्या है, एथीन है ना, एथीन 2 कार्बन वाला है ना, तो अगर इसमें CH2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, C3H6 प्रोपीन होता है ना, इसमें CH2 जोड़ेंगे तो C4H8 मतलब कार्बन का दुगुना हाइड्रोजन होता है, फिर C5H10 पेंटीन, ऐसे ही चलता जाएगा। मतलब एल्कीन श्रेणी का सजातीय श्रेणी है ना। जैसे एल्काइन श्रेणी में जैसे होता है, इसमें एक क्या है, एथाइन, जैसे इसमें CH2 जोड़ेंगे तो C3H4 प्रोपाइन, जैसे इसमें CH2 जोड़ेंगे तो C4H6 हो जाएगा ना। ब्यूटाइन, जब इसमें जोड़ेंगे 2 तो C5, यहाँ 10 रहेगा ना, यहाँ 10, तो इसको बोलेंगे पेंटाइन। तो ये हो गया सजातीय श्रेणी। एल्केन श्रेणी में ये सब आते हैं, CH4 CH2, इतना ही लिख सकते हैं, काफी रहेगा। लेकिन हमने पूरा बता दिया कि वह श्रेणी जिसमें CH2 का अंतर पाया जाता है उसे सजातीय श्रेणी
कहते हैं। इससे हम लोग का सजाती श्रेणी मतलब तीसरा कंप्लीट हो गया ना। तो अब हम लोग चलते हैं, चौथा नंबर क्या है कि पीएच मान क्या होता है। पीएच मान, तो इसका जो परिभाषा है वो फार्मूला से बनता है ना। तो पहले बता देते हैं पीएच मान क्या होता है। तो पीएच को क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। एक और पूछा जाता है पीएच में पी का अर्थ क्या है। पीएच में पी का अर्थ होता है फोल्टेज, फोल्टेज जिसका अर्थ शक्ति होता है। यह एक जर्मन शब्द है, ये भी लिख लीजिए। पीएच में पी का मतलब होता है वोल्टेज, जिसका अर्थ क्या होता है शक्ति। पीएच का मतलब क्या होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन भी बोल सकते हैं। मतलब हाइड्रोजन की शक्ति किसी विलयन में कितनी है। तो इसकी परिभाषा बनती है फार्मूला से। फार्मूला लिख देते हैं, फिर परिभाषा बता रहे हैं तो अच्छे से समझ लो। पीएच बराबर होता है माइनस लॉग बेस 10 H प्लस आयन। पीएच, अगर आपने पीएच का न्यूमेरिकल अगर सीखना चाहते हैं तो मैंने अम्ल क्षार चैप्टर में पीएच मान के सभी सवालों को एक वीडियो में कराया है, तो आप देख सकते हैं ना, प्लेलिस्ट में पड़ी है क्लास 10th साइंस नाम से। तो उसमें पीएच मान के जितने भी टाइप के सवाल बन सकते हैं हमने सारे सवालों को उसमें कराया है एक ही वीडियो में। तो क्या है पीएच बराबर माइनस लॉग बेस 10 H प्लस आयन। तो ये क्या है, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन आयन का सांद्रता, लाग के साथ क्या है गुणा। तो इस लाग को क्या बोलते हैं हिंदी में लघु गुणक। तो किसी विलयन में उपस्थित सांद्रता है, इसीलिए बड़े कोष्टक में लिखे हैं ना, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक के मान को पीएच मान कहते हैं। ए माइनस लग गया ना तो ऋणात्मक लघु गुणक हो गया ना, ऋणात्मक लघु गुणक के मान को पीएच मान कहते हैं। क्या बोलेंगे, किसी सूत्र याद होना चाहिए, पीएच बराबर माइनस लॉग बेस 10 H प्लस आयन, कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक के मान को पीएच मान कहते हैं। क्या लिखेंगे कि किसी, और इसकी जो खोज अगर पूछे तो खोज पीएच मान का खोज याद रख लीजिएगा, सोरेनसन ना, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने दिए थे। कौन दिया था, सोरेनसन। पीएच क्या है, पीएच में पी का अर्थ, पी का मतलब वोल्टेज होता है, जो कि एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ शक्ति होता है। पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन। अब पीएच का परिभाषा पीएच मान का, तो किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक के मान को पीएच मान कहते हैं। क्या लिखेंगे, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक के मान को पीएच मान कहते हैं। क्लियर हो गया। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक के मान को पीएच मान कहते हैं। पीएच बराबर माइनस लॉग बेस 10 H प्लस आयन। अगर पीएच 7 से कम रहेगा, पीएच 7 से कम, तो विलयन कैसा रहेगा, अम्लीय। पीएच 7 के बराबर तो विलयन कैसा रहता है, उदासीन।
अगर पीएच 7 से ज्यादा रहेगा, 7 से ज्यादा का मतलब 14 से कम रहता है ना, विलयन कैसा रहेगा, क्षारीय। तो पीएच मान लिख सकते हैं, पीएच मान का विस्तार 1 से 14 तक होता है ना, 1 से 14 तक। तब क्लियर हो गया पीएच मान, सारी चीजें बता। पीएच मान की खोज सोरेनसन, पी का मतलब फोन्टेज जो कि जर्मन शब्द है जिसका अर्थ शक्ति होता है। पीएच पीएच में पीएच का पूरा नाम पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन की शक्ति किसी विलयन में पीएच मान बराबर माइनस लॉग बेस्टेज H प्लस आयन, मतलब किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक के मान को पीएच मान कहते हैं। पीएच 7 से कम तो अम्लीय, पीएच 7 के बराबर तो उदासीन, पीएच 7 से ज्यादा तो क्षारीय होता है। चौथा हम लोग का पीएच मान कंप्लीट हो गया ना। अब हम लोग चलते हैं, पांचवा क्या है, क्रियात्मक समूह। तो क्रियात्मक समूह होता क्या है, जैसे कोई यौगिक कहते हैं कि एथिल एल्कोहल, एसिटिक अम्ल, एल्डिहाइड, कीटोन, तो वो कैसे पता चलता है कि कोई यौगिक अम्ल है, एल्कोहली है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, एस्टर है, कैसे पता चलता है? ये सब पता चलता है क्रियात्मक समूह के माध्यम से ना, क्रियात्मक समूह के माध्यम से। जैसे जब आईपीएससी पढ़ेंगे तो उसमें होता है कि एल्डिहाइड समूह, कीटोन समूह, जैसे 8-9 प्रकार के समूह होते हैं, तो होता है। तो कैसे पता चलता है, तो यौगिक के लास्ट में जुड़ा रहता है। क्रियात्मक समूह कहाँ जुड़ा रहता है, यौगिक के लास्ट में। तो इसकी परिभाषा क्या होती है कि वह समूह जो किसी यौगिक में के अंत में जुड़कर, वह समूह जो किसी यौगिक के अंत में जुड़कर उसके रासायनिक एवं भौतिक गुणों का निर्धारण करता है, तो उसे क्या बोलते हैं, क्रियात्मक समूह कहते हैं। ऐसे वो लास्ट में जुड़ेगा तो पता चल जाएगा अम्लीय, क्षारीय है, एल्डिहाइड है कि कीटोन है, फिर उसके हिसाब से उसका क्या होता है, उसके हिसाब से उसका बॉइलिंग पॉइंट, मतलब क्वथनांक, द्रवणांक, ये सब होगा ना। तो क्या बोले हैं कि वह समूह जो किसी यौगिक के अंत में जुड़कर उसके रासायनिक एवं मेनली तो रासायनिक गुणों में चेंज लाता है, लेकिन भौतिक गुण भी चेंज हो जाते हैं ना, क्योंकि उसके द्रवणांक, क्वथनांक, हिमांक, ये सब थोड़े चेंज हो जाते हैं। भौतिक गुणों का निर्धारण करता है, क्या लिखेंगे, क्रियात्मक समूह कहलाता है। क्रियात्मक समूह कहलाता है। क्या बताएं कि वह समूह जो किसी यौगिक के अंत में जुड़कर उसके रासायनिक एवं भौतिक गुणों का निर्धारण करता है, क्रियात्मक समूह कहलाता है। जैसे एग्जांपल कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे हम एग्जांपल लिखे C2H5OH, जिसे बोलते हैं एल्कोहल, पूरा लिख रहे हैं ना, एथिल एल्कोहल इसको बोलते हैं, एथिल एल्कोहल, इसको बोलते हैं एथिल एल्कोहल। C2H5OH, जो इसमें लास्ट में OH जुड़ा है, मतलब लास्ट में जो सिंगल बंद OH जुड़ा है, ये क्या है, एल्कोहल। यही क्या है, इसका OH क्रियात्मक समूह है, जिसे एल्कोहल कहते हैं ना। जैसे एक लिखते हैं सिरका, जानते होंगे, CH3COOH, जिसे बोलते हैं एसिटिक अम्ल। क्या बोलते हैं, एसिटिक अम्ल, या इसको बोलते हैं, यूपीएससी में बात करेंगे तो इसको बोलते हैं एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल ना। तो इसका जो लास्ट में जुड़ा है COOH, इसका ग्रुप है कार्बोक्सिलिक ना, कार्बोक्सिलिक
कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक अम्ल ना, या ओइक एसिड इसको बोलते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल जो COOH इसका क्रियात्मक समूह है। जैसे एथिल अल्कोहल, एल्कोहल कैसे पता चला? एक क्रियात्मक समूह है OH, तो एल्कोहल ग्रुप का है। CH3COOH क्या है? COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल, मतलब इसको बोलते हैं ओइक एसिड भी बोलते हैं ना। तो ये एसिटिक अम्ल है, तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप का है ना। तो ये हो गया क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह होता क्या है कि वह समूह जो किसी यौगिक, क्या होता है कि वह समूह जो किसी यौगिक के अंत में जुड़कर उसके रासायनिक एवं भौतिक गुणों का निर्धारण करता है, उसे क्रियात्मक समूह कहते हैं। जो बार बार पूछा जाता है, जो हमने एग्जाम्पल करा दिया, बहुत सारे एग्जाम्पल है लेकिन मेनली 2 करा दिए। जैसे बहुत सारे कीटोन, एल्डिहाइड का भी करा सकते हैं जैसे। तो ये हो गया हम लोग का जो टिप्पणी वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, 5वां भी कंप्लीट हो गया। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कोई भी चैप्टर पढ़ना हो उसका नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।